नमस्कार कैशनार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। लगातार मिल रही मदरसों की शिकायत को लेकर सूबे की धामी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे करवाने के पीछे सरकार का मकसद है कि वहां की व्यवस्था, वहां की शिक्षा और गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। क्या मदरसों में नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नियमों के विरुद्ध काम किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मिल पाएगी। बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अनुमान के मुताबिक फिलहाल 522 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। इनमें 419 मदरसा बोर्ड के हैं और 103 वक्फ बोर्ड के साथ है, जबकि तकरीबन इतनी संख्या गैर पंजीकृत मदरसों की भी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसीलिए उनका एक बार सर्वे होना जरूरी है। बता दें कि सर्वे में पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या राज्य में मदरसे नियमों के अनुसार चल रहे हैं, कितने मदरसे नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच के साथ ही तमाम तरह की जानकारी भी ली जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मदरसों का सर्वे, क्या होगा सुधार, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत ज़रूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। नहीं, अच्छा है, अगर उसके कुछ लाभ होने वाले हैं राज्य को और राष्ट्र को तो करना चाहिए। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ अपनी ओर से ऐड करना चाहता हूँ कि सारे धर्मों का देश है ये, और ये तो देवभूमि है। इसमें जहाँ आपको चर्चेज मिल जाएंगे अनेक स्थलों में, यहाँ मज़ारें हैं, यहाँ मस्जिदें हैं, यहाँ कलिया शरीफ है, तो यहाँ हमारे नानक साहब का बड़ा धर्मस्थल भी है। उसके अलावा हमारे हिंदुओं के अनेकों तीर्थ स्थल हैं। और हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति जिसका मैं फॉलो करता हूँ, हमारे अनेकों ऋषि मुनियों ने, पुराने लोगों ने जंगलों में जाके, हिमालय में जाके तपस्याएं की हैं, और उन तपस्याओं को करते समय उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा ये किसकी ज़मीन है, क्योंकि पहले तो सब अपना ही मानता था, ईश्वर का माना जाता था। अब वो मंदिर और मठ आज भी वहाँ बने हैं, वो भूमि आज भी उन मंदिरों के नाम पे, उन धार्मिक स्थलों पर जो संस्थाएं काबिज है उनके नाम पे नहीं है। और ऐसे अनेकों हैं जिनकी जानकारी हम भी दे सकते हैं। तो उनकी सर्वे होनी चाहिए और उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, उनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन सारे धार्मिक स्थलों को पक्का कागज बना के उनके जो चलाने वाली संस्थाएं उनको दिया जाना चाहिए, और उस पर अतिरिक्त अतिक्रमण ना हो, उसके लिए कानून बनना चाहिए। और सर्वधर्म समभाव की जो हमारी भावना है उसको यथावत रखना चाहिए। तो मदरसों को लेकर लगातार शिकायत सरकार को मिल रही थी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है, ठीक वैसा ही उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। इसका साफ और सीधा मकसद ये है कि जो मदरसे चल रहे हैं, क्या ये नियमों के अनुसार चल रहे हैं या फिर नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। साथ ही वहां पर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, कौन से सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, किस तरह से वहां पर जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है मदरसे में या नहीं दी जा रही हैं। क्योंकि कई बार मदरसों को आतंकियों से भी जोड़कर देखा जाता है। कई बार इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि वहां पर बच्चों को कौन सी शिक्षा मिल रही है, कौन सा ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है, ठीक वैसा ही उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने फैसला लिया है कि यहां पर जितने भी मदरसे हैं उसका सर्वे करवाया जाएगा, और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और साथ ही जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि अन्य स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो स्टडी उनकी करवाई जा रही है, ऐसा ही मदरसों को भी एडवांस करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर कौन से ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार बजट जारी करती है और उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और तमाम वहाँ पर खान पान किस तरीके से बच्चों को दिया जाए उसका भी खास ध्यान क्या रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। कई सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिस पर जवाब तभी सामने आएगा जब सर्वे करवाया जाएगा, और सर्वे में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएंगी उसके अनुसार ही सरकार जो है अपना अगला कदम उठाएगी। और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं बीजेपी से, कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी हमारे साथ चर्चा में हैं।
आम आदमी पार्टी से रजिया बेग जी हैं और यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सचिन गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। कई बार शिकायत मिली सरकार को मदरसे को लेकर कि वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर कई बार सवाल जो है वो खड़े किए जाते रहे हैं। अब क्योंकि सर्वे करवाया जाएगा, लेकिन इस सर्वे को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि सर्वे करवाइए, सरकार का यह अधिकार है, लेकिन किसी एक विशेष समुदाय को, धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए रीना जी, विपक्ष को हर अच्छे काम में कोई ना कोई बुराई दिखती है और कहीं ना कहीं जो है उसे हर काम को, सरकार के हर कार्य को उनको जो है किसी न किसी रूप में जो है धर्म का जो है नाम देना होता है, लेकिन ये कदाचित नहीं है। आज उत्तराखंड के अंदर लगभग जो है 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और लगभग 419 जो मदरसे हैं वो हमारे मदरसे बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लगभग 500 की संख्या ऐसी है जो कि बिल्कुल निजी संचालित है, स्वयं संचालित है, या फिर ये कहा जा सकता है कि अन्य मदों से उनके पास कोई पैसा प्राप्त होता होगा, उससे वो मदरसे चल रहे हैं। सरकार ने एक व्यवस्था के अनुरूप, सरकार का मानना यह है कि क्योंकि सरकार के जो बिंदु हैं, क्योंकि अभी वो बिंदु बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ तक मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें सबसे प्रमुखता यह है कि जिस मदरसे की बिल्डिंग पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या वो बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ने लायक हैं, क्या वो जर्जर स्थिति में तो नहीं है, क्या वहाँ पर जो पानी की, खाने की, पीने की व्यवस्थाएं वो सब ठीक ठाक हैं, क्या जो वहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा का पैटर्न दिया जा रहा है, जो बच्चे शिक्षा वहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कट्टरपंथ को लेकर जो है वहाँ पर कोई शिक्षा अलग से दी जा रही है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार ने सर्वे करने का ठाना है और सरकार के सर्वे को कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर जो है सरकार सर्वे कर रही है, वहाँ पर कोई चीज़ दोष पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। मान लीजिए शिक्षा के रूप में जो है वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बैठने का साधन नहीं है, वहाँ पे पढ़ने का साधन नहीं है, पंखे नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग सही नहीं है। अगर सरकार के सामने ये विषय आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसमें जो है कोई ना कोई जो है इनिशिएटिव लेकर जो है उसमें रास्ता निकालेगी। उसमें अगर जांचना है और एडवांस अगर स्टडी की बात की जा रही है तो सिर्फ मदरसे ही टारगेट पर क्यों है? मदरसों के साथ साथ तमाम उन स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए जहां पर कई शिकायतें सामने आती हैं। बिल्कुल, ये तो समय समय पर मदरसे की जांच पड़ताल तो आज पहली बार मेरे सामने आ रही है कि मदरसों की जांच पड़ताल हो रही है। इससे पहले तो सभी स्कूल जितने विद्यालय चल रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, सभी क्षेत्रों में समय समय पे जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है उनकी गुणवत्ता, उनकी जांच, उनकी व्यवस्थाएं देखी जाती है। जहां कमी होती है उसको दुरुस्त की जाती है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मदरसों की तरफ जो है सरकार का ध्यान गया है और ये सराहनीय है। इसकी जो है सबको जो है इसका स्वागत करना चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, सरकार ने जो है इसमें एक कदम आगे बढ़ के बढ़ाया है कि अगर इसमें कोई कमियां दिखेंगी तो उस कमियों को भी जो पूरा किया जाएगा। तो ये सरकार जो है हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है और हर वर्ग के, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है, उसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू का या मुसलमान का है, पादी का, ईसाई का है या किसका है। बच्चे का अधिकार है शिक्षा और उससे अच्छी शिक्षा गुणवत्ता के साथ मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार चाहती है कि अच्छी शिक्षा जो है इनको मुहैया कराई जाए। ठीक है शीशपाल जी, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि हम हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं, हर एक समुदाय को साथ में लेकर चलते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई शिकायत मिल रही है मदरसों को लेकर, तो अगर इस पर सर्वे अगर करवाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए रीना जी, कोई दिक्कत नहीं है और सरकार के पास किस प्रकार की शिकायतें हैं तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड इसमें यह है कि अगर आप मदरसों की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, आपका अगर शिक्षा के स्तर में सुधार करने का अगर इरादा है, आप अगर वहाँ चाहते हैं कि बच्चों को ठीक तरीके से जो है पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या वहाँ की बिल्डिंग सही है या नहीं है, आपकी मंशा क्या है ये जाहिर करेगा। और साफ मंशा के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो कोई भी उसका स्वागत करेगा। लेकिन सवाल यही कि आपका राजनीतिक इंटेंशन तो नहीं है या आप किसी विशेष वर्ग विशेष को टारगेट करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार की राजनीति, ऐसी मंशा होगी तो निश्चित उसका विरोध होगा रीना जी। क्योंकि अलग अलग डिबेट में, मैं लगभग 4 बजे से डिबेट में अलग अलग चैनल पे हूँ, तो इनके प्रवक्ताओं की अलग अलग प्रकार की बात वहाँ पर से निकल के आ रही थी। तो लेकिन अब ये जाँच शुरू करेंगे, उसके बाद इनकी मंशा भी साफ हो जाएगी और दिखेगा कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। निश्चित है कि बच्चों के हित में, चाहे वो किसी भी उससे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपका बच्चों के जीवन स्तर को उतारना, उनके सुधारना, उनके शिक्षा के स्तर को अगर सुधारना आपका मकसद होगा तो निश्चित है हर कोई उसका स्वागत करेगा और सराहना करेगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी रजिया बेग जी, क्या आपको सरकार का ये कदम जो है वो कैसा लग रहा है? क्या इसके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है या फिर वाकई इसमें कुछ और नजर आता है आपको? देखिए, पूर्व वक्ताओं ने भी एक बात रखी है और मैं अपने आप से भी इस बात को कहती हूँ, बेशक अगर इरादा सरकार का नेक हो, टारगेट करने का ना हो, और जिस तरीके से माहौल पूरे देश के अंदर बना दिया गया है और अभी से ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों को शिक्षा दी जाती है, मदरसों पे ये होता है वो होता है, निश्चित तौर पे नीयत तो मुझे नहीं लगती कि साफ़ होगी। और अगर साफ़ नीयत है तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं उस नीयत का। बात सारी डिपेंड करती है आपकी नीयत पे कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप सुधार करिए ना, आप सुधार केवल मदरसों पे ही नहीं, अब मदरसों के इसको लेके अभी सचिन जी आप बता रहे थे कि हमने बोलो स्कूलिंग में और इसमें बहुत ज़्यादा हम सुधार कर रहे हैं। आप जाइए ज़रा जो सजधारा रोड पर, बिल्कुल मेन रोड पर एक स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल है, जो छप्पर में बच्चे बैठते हैं और छोटे बच्चों को शिक्षा ऐसी जगह दी जाती है कि बाहर आके ज़मीन में, ऊबड़ खाबड़ की ज़मीन में, मैंने खुद उसका सर्वे किया है, उस ज़मीन में बैठ के उसकी क्या गुणवत्ता है, आपने क्या कभी उसके बारे में ख्याल किया? लेकिन निश्चित तौर पे अगर आपकी नीयत सही है तो आप उसका सर्वे कराइए, मगर आप एक ही जगह पे जाके और वहीं जाके कूड़ करकट करना चाहते हैं तो मुझे आपकी नीयत पे शक है। और मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ इस चीज़ को। एक चीज़ और कराइए आप रीना जी, मेरी आपसे दरखास्त है, प्राइवेट स्कूलों में क्या हाल है बच्चों का, क्या हमारी सरकार प्राइवेट स्कूलों में कोई दखलंदाजी नहीं करती है? इतना बुरा हाल है माँ बाप का कि आए दिन बच्चों के क्राफ्ट से अलावा दूसरा पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं है, आप वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। आप बच्चे जो और दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं आप वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। जिस स्कूल का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप जाइए सजधारा रोड पे एक स्कूल देख के आइएगा, छप्पर है और ना बैठने के लिए ज़मीन है, और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो ज़मीन पे बैठते हैं, सर्दियों में भी ज़मीन पे बैठते हैं। आप उसका सर्वे कराइए, आप मदरसों का भी सर्वे कराइए। आप उच्चीकरण करना चाहते हैं, आप चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आप सुधारिए, लेकिन आपकी नीयत मुझे इसलिए साफ नहीं लगती है कि आपके ही नेता, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं मदरसों के बारे में, और आपकी बयानबाजी पहले ही मदरसों के बारे में गलत है तो आपकी नीयत साफ हो ही नहीं सकती। आप उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। मदरसों पे कहाँ से आतंकवादी घुस गए, मदरसों पे कौन सी तालीम जारी है? आप अगर ये बात करेंगे तो बेशक आपको वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है सर्वे करने की। और आप कौन सा बजट उनका टाइम पे देते हैं, आप पूछिए इस सरकार से, दूसरा टर्म है सरकार का, आप एक एक इनका खोल के बताइएगा वो कि कितनी बार इनका समय पे आपने बजट पेश किया। आप मदरसों को कोई बजट नहीं देते हैं। जिन बजट को जो आपने अलाउ कर भी रखा है वो भी आपका कई महीने बीतने के बाद जाता है। आपको बहुत हमदर्दी है मदरसों से, अगर इतनी हमदर्दी है तो उनके बजट समय पे भेजिए, आप करिए उस पर सर्वे। हमने कब मना किया, लेकिन गलत नीयत से मत जाइए उधर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, जो हो रहा है, जो बुलडोजर फेरे जा रहे हैं, अगर वही नीयत है यहाँ पे तो बिल्कुल उसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, आमिर साबिर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आमिर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, अब ठीक वैसा ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी ये कदम उठाया है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? आमिर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, मैं वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन रुक कर लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति जी, आपका स्टैंड क्या है इस पर, क्या मंशा नजर आती है? देखिए रीना जी, राजनीतिक दौर है और इसमें आजकल एक शगुफा बहुत चल रहा है जी कि नफरत दौर में ऐसा महसूस होता है कि शायद चुनाव नज़दीक है। आप देखें, टाइमिंग को समझिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हरिद्वार का चुनाव है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबी आकंठ बेईमान ये पार्टी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा इनको जो है गरियाया जा रहा है। ऐसे में चुनाव कैसे जीता जाएगा? पंचायतों के चुनाव हरिद्वार में होने, तो उन्होंने जो बात कही, जो प्रवक्ता उनके कह रहे हैं, इसमें सवाल खड़े करना एक क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते मेरा बनता है।
इन्होंने कहा कि हम मदरसों को सुदृढ़ करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी? सरकारी स्कूलों का ध्यान नहीं रखेगी? अगर उन बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना है, उनके पठन पाठन को सही करना है, इसके लिए ये जांच कमेटियां बैठाई गई है, तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या केवल एक वर्ग विशेष को सुदृढ़ करने के लिए इस राज्य के अंदर राजनीति कर रही है? हिंदुओं की उपेक्षा कर कर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या केवल ये मुस्लिम बच्चों के भविष्य को ही मानकर चिंतित है? इसके पीछे की सच्चाई में अगर आप रीना जी जाएंगे तो सच वही है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत ये है कि इस चुनाव में जिस तरीके के बयान आने वाले नेता इनके करेंगे, उसका परिणाम राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इनके नेता हरिद्वार में जीत का परचम लहराने की बात करेंगे। जबकि हकीकत क्या है? जुम्मे 2 दिन हुए इनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बने हुए। भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के हैं, अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं, अल्पसंख्यकों से निकले हुए आए हैं शादाब भाई। आज का बयान पूरी कौम को शर्मसार करने वाला बयान है कि वो कहते हैं कि मेरे धार्मिक स्थल पर अमुक 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 घटनाएं हो रही हैं। शर्म आती है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई हिंदूवादी नेता इस तरह का बयान दे देता तो उत्तराखंड की शांतवादियों में आज शासन प्रशासन के हाथ पैर फूले होते। मगर दुख है, घर के ही चिराग ने घर में ही आग लगा दी। इसलिए वही अल्पसंख्यक आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बोले नहीं बन पा रहा उनसे कि उनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हीं के धार्मिक स्थल पर किस तरह की टिप्पणियां कर दी। ये बताता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति कितना पंगु हो चुका है। उसको उसके चश्मे में जाति और उसके चश्मे में धर्म इस कदर हावी हो चुका है कि जवान भी अब जो है उन्हीं चीज़ों को देखकर बोली जा रही है। मेरा ये कहना है कि यदि सरकार की मंशा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आर्थिक सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है, तो फिर सवाल खड़ा हमारा होता है, तो फिर हिंदू बच्चों ने क्या पाप किया? उन बच्चों के जीवन स्तर पर आप क्यों चुप हैं? जाकर देखिए पहाड़ों में स्कूल आप 3000 बंद कर देते हो। आप यहाँ शिक्षा का ढोंग करते हो और गांव के स्कूल बंद करते हो। जिस तरीके से भट्ट जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूकेडी को क्या लग रहा है कि क्या चिंतित ज्यादा मुस्लिम समुदाय को लेकर है धार्मिक सरकार? आपका ये कहना है? देखिए रीना जी, आप ही के परिवक्ता के मुंह से जो निकला है मैं उसी को कोड करके कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनके पठन पाठन में सुधार हो, यानी कि आप मुस्लिम परस्त हो गए। अगर आप मुस्लिम बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करोगे तो जो पहाड़ में हिंदुओं के बच्चे हैं उनके जीवन स्तर पर आपकी क्या दृष्टिकोण है? स्कूल बंद कर देना, प्राइवेटाइजेशन करके गरीब के बच्चे को पढ़ने से दूर करना। आपका ये जो दोहरा चरित्र है, इससे मुझे लगता है कि हरिद्वार के चुनाव आ गए, अब इसमें ध्रुवीकरण करके ये जीत सकते हैं, वरना बेरोजगार तो गांव में इनको लेटा लेटा के मारेंगे। इनके कर्मों से नौकरियां ये बेच रहे, जंगल ये बेच रहे, संसाधन ये बेच रहे, राज्य ये बेच रहे। बच क्या गया भाजपा पे वोट मांगने का? फिर आगे पुराने एजेंडे में। तो मैंने कहा ना कि दौरे नफरत का जब तक चलता रहेगा तो जनता के बीच में सवाल रहेगा कि शायद चुनाव नजदीक आ गए। वही आपको हरिद्वार में दिख रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, उनके मुख्यमंत्री का यह बयान आना चाहिए था कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, वो चाहे फिर किसी भी वर्ग के हों, वहां पर उनके जीवन के उत्थान के लिए हम एक सर्वे कराएंगे। उस जांच में जो रिपोर्ट निकलेगी, हम उन बच्चों के उत्थान के लिए काम करेंगे। आप एक समुदाय विशेष के ऊपर टारगेट कर कर केवल चुनाव की मानसिकता से बोला हुआ बयान है। हकीकत यह है कि इससे जनता में एक संदेश जा रहा है कि ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें जनता की नहीं, केवल सत्ता की चिंता है। और ये आज इनके मुख्यमंत्री का ऐसे समय पर बयान देकर क्या इसको ना समझा जाए कि एक तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है भ्रष्टाचार पर और आप ऐसे बयान दे रहे हो? ये ध्यान भटकाने वाला बयान, जनता को गुमराह करने वाला बयान, केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण में जीतने की मंशा से दिया हुआ बयान। यदि ये सत्य नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि हिंदुओं के बच्चों के लिए आपकी ये चिंता क्यों नहीं है। क्यों 3000 स्कूल बंद आपने पहाड़ के कर दिए?
क्यों गरीब के बच्चे से को प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर आप इसमें तुलनात्मक बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ना इन्हें हिंदुओं की चिंता है, ना इन्हें मुस्लिमों की चिंता है, इन्हें केवल सत्ता की चिंता है, रुपयों की चिंता है, भ्रष्टाचार की चिंता है। इसीलिए इस तरह के बयान है, मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं। कौन से मदरसे जो हैं वो नियमों के आधार पर चल रहे हैं और कौन नियमों के विरुद्ध चल रहा है, और जो नियमों के विरुद्ध चल रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुख करूंगी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर आमिर साबरी जी जुड़े हुए हैं। आमिर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है जी आमिर जी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे, उत्तराखंड में भी अब ये कदम धामी सरकार उठाएगी, फैसला लिया गया मदरसों का सर्वे, क्या मकसद नजर आ रहा है, क्या मंशा, क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? रीना जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बहस में शामिल करा। जी दरअसल देखिए, जहाँ तक इनकी नीयत और मंशा की आपने बात की, तो मैं आपको एक बात बहुत साफ कर दूं कि चुनाव स्टंट है, और जो चुनाव नजदीक आते रहेंगे इस तरीके के बयानात नेताओं के आते रहेंगे। ये खुद इतने कंफ्यूज हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, कोई संस्कृत टीचर नहीं दिए। आधुनिकता के नाम पर इन्होंने 3 टीचर दिए, 4 साल से उनको सैलरी नहीं मिली। अब आप ये देखिए, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि मैं मुसलमानों के मदरसों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आप बताइए कितने मदरसों को इन्होंने कंप्यूटर दिए, कितने बच्चों के हाथ में कुरान के साथ इन्होंने कंप्यूटर देखा। लेकिन दरअसल खुद कंफ्यूज है। कभी ये कहते हैं मुस्लिम वोट हमें अच्छा खासा मिला, 13% मिला, कभी ये कहते 11% मिला, कभी भाजपा के नेता बयान देते हैं कि एक बार हमें वोट ही नहीं देता है। तो रीना जी, सच्चाई ये है कि इसमें खुद में कंफ्यूज है कि ये खुद नहीं तय कर पाते कि मुझे कहना क्या है और करना क्या है। और जहाँ तक इनकी कथनी और करनी का मामला है रीना जी, तो इनकी कथनी करनी में हमेशा आप खुद बता दीजिए। आप बड़ी जर्नलिस्ट है, बड़े चैनल बैठी है, आप बताइए कि इन्होंने क्या कहा और क्या करा। मोदी जी ने कहा कि हर प्रतिवर्ष मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आज तक नहीं दी। क्या 15 लाख आएंगे? बाद में कहते वो जुमला था। कुल मिलाकर के इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के इनके बयानात आते हैं। कभी मदरसे में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, कभी लफ्ज़, कभी मदरसे का सर्वे होगा। अच्छा चलिए, सर्वे हम स्वागत करते हैं आपका सर्वे का। पहले आप अपनी मंशा बताइए क्या है। दूसरी चीज, आप ही की मैं स्क्रीन पे देख रहा था अभी कि मदरसे कितने साफ सुथरे दिख रहे हैं। जरा आइए एक नजर प्राइमरी पाठशालाओं पे, सरकारी स्कूलों पर डाल दी जाए कि कितनी गंदगी, कहीं दरवाजे नहीं, कहीं दीवारें नहीं है, तो कहीं छत्ते नहीं है। चलिए इसको भी छोड़ दिए, मैं इसकी बात भी करता हूँ। अरे भाई, अगर आपको जहर फैलाने का या नफरत की बात करते हैं तो फिर सर्वे उसका कराइए, सरस्वती शिशु मंदिर का, जहाँ पे मासूम बच्चों के जहनों में नफरत के बीज हो जा रहे हैं। एक विशेष वर्ग के लिए इसकी नफरत फैलाई जा रही है कि आज मेरे मासूम बच्चे एक दूसरे की बच्चों को शक की निगाह से देख रहे हैं, जबकि मैं खुद ब्राह्मणों में पला बड़ा हूँ, खाया पिया हूँ, खेला कूदा हूँ। आज मुझे शर्म आती है देखने के बाद कि क्या स्थिति हमारे देश की होती जा रही है और ये देश हमारे दिशा में जा रहा है। रीना जी, बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये नहीं कि मदरसों में सब होगा, सवाल ये कि हमारा देश लेकिन देखिए आमिर जी आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर देखिए सरकार का ये कहना है कि जो मदरसे जो नियमों के तहत नहीं चल रहे हैं, जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहां सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मदरसों को एडवांस करना होगा। जैसे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, तमाम वो टेक्नोलॉजी जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, अब ऐसा ही मदरसों में भी बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, इस मकसद से। जी रीना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ी अच्छी सोच आपने बताई है, लेकिन ये कहाँ है? जमीन पर है। ये सब हवा हवाई है। अरे यही सोच ये अपने सरकारी स्कूलों में लागू नहीं कर रहे हैं। आज मदरसों में शिक्षा का सिलेबस और गुणवत्ता की आप बात कर रही हैं, तो आप स्वयं अपने रिपोर्टर भेजिए और जाके देखिए कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या मदरसों की गुणवत्ता है। आप सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा देखिए किस स्तर पर है। आज अभी पिछली सरकार ने हमने खुद सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, तो 5 साल का बच्चा ये नहीं बता पा रहा कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज मदरसे में, किसी मदरसे में चले आइए, जो अगर हाफिज है या जो आलिम है, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री सबके नाम एक साथ में बता देगा। और इन्हीं मदरसों से अबुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम निकले, इन्हीं मदरसों से। लेकिन मेरा कहना ये है कि आमिर जी, अगर सरकार इस मंशा के साथ मदरसों का सर्वे करवा रही है कि वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को और ठीक किया जाए, एजुकेशन और अच्छी एडवांस की जाए, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या?
रीना जी, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि इनकी मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है। इनका मकसद सिर्फ एक कौम को चढ़ाना है और दूसरी कौम को गुमराह करना है। इसके अलावा इनका मकसद कुछ नहीं है। ना इनका मकसद कुछ देना है, ना मदरसों की गुणवत्ता है, ना मदरसों की शिक्षा पे ध्यान है। कड़वा सच ये है रीना जी, मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर आप भी जानते हैं। ठीक है आमिर जी, आप बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और जो मकसद बताया जा रहा है मकसद से बिल्कुल परे है ये सर्वे। मुझे बड़ा दुख हो रहा आमिर जी आपकी इन बातों पे, जिस प्रकार से आप जो है अपनी कौम की बातों को लेकर, अपने कौम के विकास को लेकर जब सरकार संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है तो आप जो है उस पर हंस रहे हैं, जबकि आपको सरकार के इस फैसले का जो है स्वागत करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी मदरसों की ओर ध्यान नहीं दिया। मदरसे जिस स्थिति में चल रहे थे, मदरसे के बच्चे जिस स्थिति में पढ़ रहे थे, मदरसे के बच्चे जिस छत के नीचे पढ़ रहे थे, उनके पास शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, खाने पहन को लेकर जो है क्या उनकी व्यवस्था थी, कभी किसी सरकार ने देखा नहीं। और आज जो है वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, जब आज जो है बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, मदरसों के लेकर चिंता कर रही है, और जब हम चाहते हैं कि एक सैकटिक आंकड़ा हमारे हाथ में है, हमने ये बात कही है कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो ये हमने कश्मीर में करके दिखाया है। वहाँ के बच्चे आज बड़े अच्छे ढंग से, जो वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के जो है खेल कूद में हो, चाहे कंपटीशन में हो, सब में आगे निकल रहे हैं। और अगर वही व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर लागू करना चाहते हैं तो उसमें आपको स्वागत करना चाहिए। और रही बात इसकी कि आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मंशा, तो मंशा सरकार की साफ है, क्योंकि मंशा सरकार की इसलिए साफ है कि अभी तक आपके कोई भी ऑथेंटिक आंकड़े कि आपके मदरसों में, आपके चाहे प्राइवेट मदरसे हो, चाहे आपके सरकारी मदरसे हो, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हो, उसके अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन बच्चे हैं, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये अभी तक के आपके ऑथेंटिक आंकड़े हम लोगों के पास नहीं है। अगर सरकार इसकी, अगर जिस बोर्ड के अंतर्गत जो है वो स्कूल विद्यालय मदरसे पढ़े रहे हैं, अगर उसकी जांच पड़ताल सरकार कर रही है, तो इसमें आपको चिंता किस चीज की हो रही है? क्या आपके मन में कोई खोट है? क्या आपने कोई ऐसा कृत्य कार्य कर रखा है जिसका उजागर होने का आपको खतरा है सरकार के सामने? और अगर नहीं है, अगर आप जो है सच्चे हैं, अगर आप जो है पाक हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार सही कदम उठाने जा रही है और सरकार की मंशा जो है अब आपके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो आपको स्वागत करना चाहिए इसका। और बार बार मैं अभी शांति प्रसाद जी का बयान भी पढ़ा था। शांति प्रसाद जी, किस प्रकार की आप दोगली बातें कर रहे हैं? एक तरफ रजिया बेग जी ने कहा है कि इन स्कूल के मदरसों के बच्चों में कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद रजिया बेग जी ने बोली है। और यदि एक बार सुनिए आप मेरी बात, और अगर शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर इस प्रकार का कृत्य उत्तराखंड के अंदर हो रहा है और अगर कहीं भी किसी मदरसे के अंदर इस प्रकार की घटना पनप जाती है या ऐसी शिक्षा कहीं से आ जाती है, किसका नुकसान होगा? उत्तराखंड के मेरे जो है भोले भाले पहाड़ियों का, मेरे पहाड़ी भाइयों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप जो है आप केवल राजनीति की बात करते हो। और मैं आज आपके कैमरे, मैं HNN कैमरे के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि बार बार हमारे स्कूल बंद कर रहे हो के अंदर, और यहाँ हमारे देश के अंदर मदरसों ये की व्यवस्था चिंता कर है। रहे हो। इतना प्यार हो गया आपको शांति प्रसाद भट्ट जी, सुनिए आप मेरी बात। आप जिस प्रकार के धोरे चरित्र की बात करते हैं ना, आपको केवल राजनीति दिखती है और आपकी मंशा केवल राजनीति करना है, क्योंकि राजनीति में हताश की और है आपको और आपका संगठन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम की बात करती है, काम के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और मैं आज HNN कैमरे के माध्यम से मैं आपके, शांति प्रसाद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आपको मौका मिलेगा, आप जरूर बोलिएगा इसमें, है ना। मैं दूसरा एक बात सवाल है सचिन जी, ये भी वाजिब सवाल है कि अगर आपको वाकई बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर आप चिंतित हैं, तो सिर्फ एक समुदाय क्यों, यहाँ पर आप तमाम स्कूल में भी जाइए ना जहाँ से शिकायतें सामने आती हैं। बिल्कुल रीना जी, जहाँ पर डेस्क नहीं है बैठने के लिए, जहाँ किताबें अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, नया सिलेबस शुरू हो चुका है, किताबें अभी तक बच्चों के पास पहुंची नहीं है, जहाँ पर छत पूरी तरीके से टूटने की स्थिति में है, बाहर ग्राउंड में बैठकर बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तमाम वो जो चीजें मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप शिक्षा गुणवत्ता की अगर बात करें और इसी आधार पर अगर सर्वे हो रहा है, तो क्यों ना उन स्कूलों का भी होना चाहिए जहाँ से शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए रीना जी, जितने भी आप इनकी विद्यालयों की बात कर रहे हैं, अधिकतम विद्यालयों की गुणवत्ता को सुधार के लिए जो है सरकार ने जो है व्यवस्था बनी है। और शहर में सरकार ने ये भी व्यवस्था बनाई है कि जहाँ पर जो है जो अच्छे विद्यालय काम कर रहे हैं उनको जो अटल योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। और इसके लिए पूरा शिक्षा विभाग, एक बार रीना जी, एक बार शांति प्रसाद जी, एक बार सुनिए इस बात को, उसके लिए पूरा शिक्षा विभाग व्यवस्था के अंदर लगा हुआ है।
मदरसों बात को कीजिए। आज चिन्हित आप करने की जिस तरीके से मदरसों की बात कर रहे हो, आज तक तो की क्या हिंदुओं के व्यवस्थाओं बच्चों को शिक्षा नहीं मदरसों चाहिए? में कभी भी आप कोई उनके व्यवस्था ऐसी बच्चों की लागू नहीं शिक्षा है के उत्थान कि के उनकी लिए और क्या लेकर देखरेख आए की हो? जा सके, टूटे उनकी कोई स्कूल, जानकारी निकाल सके, उनके अंदर बिना कितने शिक्षा बच्चे के पढ़ जो रहे है हैं बच्चे उसको जी लिख को दिया। क्या जीवन दूसरा नहीं एक बात और मेरी बात बच्चों अभी को- पूरी नहीं। बच्चों को दूसरा जो स्कूल है बंद कर रहे हो। बार बार जी, एक बार 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 मैं शाली प्रसाद भटजी की बात का व्यवहार और विपक्ष के लोगों का एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि हर साल में 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव आता रहता है। तो बहरहाल मैं तो कहता हूं आज जो है प्रधानमंत्री जी का जो सपना भी है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं कि आप सब लोग सहमति दीजिए ताकि एक बार का एक चुनाव निमट जाए और जो सरकारें काम करती है उस सरकार के कामों में जो है ये अकेला मौका है कि ये सरकार का इलेक्शन को लेकर काम कर रही है। आप हरिद्वार का पंचायत चुनाव तो एक साथ करवा नहीं पा रहे, आएंगे उसके बाद 2023 वन में इलेक्शन की बात कर उसके रहे हैं बाद आप। 2023 में फिर नगर निकाय के चुनाव ठीक है है। तो सरकार काम ना करेगी, रज़िया सरकार बेग काम जी, नहीं करेगी क्या? रज़िया बेग जी, जी सचिन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब कहा कि आतंकवाद हमारे यहाँ आतंकवाद अभी बढ़ता आप है? भी बार बार बोल रहे हैं कि जो है बिल्कुल, आतंकवाद की दृष्टि सचिन से जी, लेकर जो है सुनिए, मदरसों बात की जांच सुनिए पड़ताल की जा रही है, आप वहाँ बात आतंकवाद सुनिए बढ़ाया जा रहा है। पहले। आप आपके मेरे कहने ऊपर- थे हमने में आप बोलिए, हमारे चलिए, मेरे प्रवक्ता चलिए, के आप रूप में बोलिए। मैंने कोई जी, शब्द आपने नहीं बोला। क्लैरिफाई दे दिया। जी। बोलिए, आप ही बोलिए। मैं किसी के बीच नहीं बोलती हूँ, आप भी मत बोलिए। आपने बिल्कुल मेरे पे लांछन लगाया है कि मैंने ये बात कही कि आतंकवाद पलता है। ये आप लोग मैंने तो भारतीय आप जनता ही बात पार्टी, को रिपीट किया। बोलूं ना बोलूं, बंद कर दूं? आपकी इच्छा है। अरे सचिन जी तो बोलने तुम्हारी क्या दीजिए। इच्छा है? बड़े मुसलमानों के तुम हमदर्द बन के आए, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हो। सुन लो पहले, आपसे मैंने सीधे सीधे बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर लांछन लगाती है और मदरसों पे लांछन लगाती है कि वहाँ पे आतंकवाद पलता है। ये आप लोग हमको कहते हैं। जिस जगह को आप आतंकवाद की बात करते हो, आज तुम्हें कैसी हमदर्दी जाग गई है हमारी कि उन मदरसों का हम हमारे यहाँ वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ करने जा रहे हैं। आपने दूसरी बात कही कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी आपके अल्फाज थे कि हम जांच पड़ताल करेंगे मदरसों की। क्या जांच पड़ताल करोगे भाई आप? कहना शांति प्रसाद जी का कि 3,000 स्कूल बंद करने के पीछे क्या रीजन? गुप्ता जी सुन लीजिए पहले, मैंने बिल्कुल शांति से सुना। 3,000 स्कूल आपने बंद करे और उन गढ़वाल के मेरे हिंदू भाई और मुसलमान भी शायद वहाँ पढ़ते होंगे। वह 3,000 स्कूल बंद करने का मकसद क्या था, ये पहले बताइए। आप सुन लीजिए पहले, सुनिए मेरी बात। उन स्कूलों में अरे सुनने की आदत डालिए यार, आप अपनी बातों में सचिन जी बात न डालिए। उन स्कूलों के अंदर समय पे ड्रेस नहीं मिलती बच्चों को, सर्दियों के कपड़े नहीं मिलते उसके अंदर, और 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर वो बच्चे अपने घर से जाते हैं। आप टिहरी गांव उठा लें, आप पौड़ी गांव उठा के देख लें, और पूरे उत्तराखंड के सारे गांव उठा के देख लें, आप किसी स्कूल में सुविधाएं मुहैया नहीं। अरे सुनिए पहले, आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे प्रवक्ता हैं? सुनने का मादा नहीं तुम्हारे अंदर। आप मेरे इस पहाड़ के अंदर, मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मेरे इस पहाड़ के अंदर जरा जाके देखिए हालात स्कूलों की क्या हालात है। बच्चों को पानी पीने को नहीं मिलता, वहाँ पे बच्चों को भोजन किस तरीके से दिया जाता है, उसकी हालत कितनी बदतर है। आपने कभी ध्यान दिया? मदरसों पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, आप ही के अल्फाज हैं कि वहाँ जांच पड़ताल होगी। काहे की जांच पड़ताल करोगे आप? मदरसों में जांच पड़ताल करोगे आप? इसलिए आप वहाँ पे बता रहे हैं कि हम उनका बड़ा उत्थान करने जा रहे हैं। ये उत्थान होता है आपका? आप मुझे अभी तो जांच हुई भी नहीं है। जांच होने तो दीजिए, किस प्रकार की जांच सरकार करने जा रही है, और आपके हित के लिए कराने जा रही है, बच्चों के हित के लिए कराने जा रही है। सरकार की मंशा को गलत थोड़ी ना है, या सरकार ने कोई ऐसे बिंदु निकाल के रही है जिसमें जांच होनी है। किया आपने, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया। आपको हमारी चिंता हो गई है। आपका जो अभी नया नवेला चेयरमैन वक्फ बोर्ड का, वो कहता है कि कलिया शरीफ के अंदर वेश्यावृत्ति चल रही है, उसके मुंह पे ताला तो लगाइए। ताला आपने सिखा के भेजा। बात ये है रीना जी, असल में ये लोग प्लांट करते हैं अपने लोगों को, कुछ लोगों को मुसलमानों से उठा के प्लांट करते हैं और उनके मुंह से वो अल्फाज बुलाते हैं। और अब इन्होंने प्लांट करा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बना के। आप जानते थे कितना पढ़ा लिखा आदमी है, आप ये भी जानते थे उसको वक्फ भी लिखना आता हो शायद, आपने उसे अध्यक्ष बना दिया और वह बैठ के मुसलमानों को गाली देगा। आपको हमारी हमदर्दी हो कैसे गई है? आपका बजट समय पे नहीं जाता मदरसा बोर्ड में, आपका जो सा भी बोर्ड आपने रखा है, कहीं आपके बजट जाते ही नहीं है। आपको हमारे उसमें बड़ा हमदर्दी हो गई है। आप मुझे बताइए कैसे हमदर्दी जाग गई? आप ही के अल्फाज हैं कि हम वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं।
और आप मुझे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे कि हम- रजिया जी, जांच आप पड़ताल उस का पे उद्देश्य allegation क्या लगा है? रहे जांच हैं, पड़ताल आप का उस पे उद्देश्य क्या allegation है? लगा रहे हैं कितने बच्चे कि पढ़े उसका आप आंकड़ा एक आना चाहिए मिनट सरकार के जवाब पास। चाहिए। आपने मदरसों को डिफेम कर दिया है हमारे कि आतंकवाद, कौन से आतंकवाद के ये अड्डे तो हैं आप वो? ही बोल रहे हो वहाँ पे। आप बोलते हैं आपका हमको। कहना है ये रजिया अरे, बेग जी, एक आपका मिनट कहना है ये चाहिए, मैंने नहीं कहा। सचिन जी, ये आतंकवाद का मदरसे शब्द के आपने अंदर शुरू तालीम किया, मैंने होती नहीं कहा है। मैं तो तालीम आप ही दी की बात जाती छोड़ है, के बता रहा और हूँ। हम अपनी आप तालीम आप की आप वजह ही से बात करते हैं। कंप्लीट आप करिए। हमें हो गई है, लाछन आपकी बात लगाएंगे। कंप्लीट हो गई है, आप रजिया हम जी, पे सचिन लाछन जी शांत लगाएंगे रहिएगा। कि हम पे, और इस सबको तरह की सबको लाछन बराबर वक्त आइंदा मिलना मत लगाइए चाहिए। आप। शिषपाल जी, हाँ, देखिए रीना जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी यहाँ पर कह रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, जो 419 मदरसे जो है ये मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो ये वक्फ बोर्ड या ये मदरसा बोर्ड सरकारी नहीं है क्या? इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है क्या? आप बताइए। तो वहां पर बिना लीगल उसके प्रोसेस के क्या ये सब रजिस्टर्ड हो जाता है, ये कार्रवाई हो जाती है? तो आपके पास पूरे आंकड़े हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, क्या सुधार हो क्या सकते हैं उसके लिए जानकारी सरकार जांच कर रही है? है। तो निश्चित हम कह रहे हैं कि कृपया आप करके अगर गुमराह ना हो, आपकी ना गुमराह करें। मनसा निश्चित आपकी अगर ये होगी, लेकिन आपके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो ये सादाब शम्स ने जो है कल विवादित बयान दिया है यहाँ पर, उनकी मंशा से साफ लगा कि वो हरिद्वार के जो है जिला पंचायत के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने साबिर पाक जो पिरान कलेर के ऊपर सवाल उठाए हैं, जहां पर रीना जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जायरीन आते हैं, और वहां पर मजेदार बात यह है कि मुस्लिम ही नहीं, हिंदू धर्मावलंबी भी उतनी ही तादाद में पाए जाते हैं। बड़ी मान्यता है, उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि वहां पर जो है वेश्यावृत्ति होती है, वहां पर ड्रग्स के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास इतने इनपुट थे वहां पर कि यहाँ इतने गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो यहाँ पिछले 5 साल से किसकी सरकार है भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चल रही है। 6 महीने से फिर आप दोबारा यहाँ चुनकर आ गए हैं, और ये उन्होंने कहा दूसरी डिबेट में खूब तो वो थे आज इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे साथ डिबेट में सादाब समझी, वो कह रहे थे कि साहब जब मेरा स्वागत के लिए लोग मैं चुनाव आए तो मुझे कंप्लेन आई, लोगों ने दी, तो ठीक है चलो आपको पहले से जानकारी नहीं, अब आपके पास अगर कंप्लेन आई है तो आपको कंप्लेन सीधा डीजी को देनी चाहिए थी, प्रदेश के डीजीपी को। आप राज्य मंत्री स्तर पर चुने गए हैं, आपको मुख्यमंत्री को जानकारी देनी चाहिए थी। आप सीधा मीडिया के पास क्यों गए? और फिर वहां पर हरिद्वार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है कि नहीं है? वहां पर प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं है? उनके पास अगर इस प्रकार के क्रिमिनल जानकारियां हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे साफ जाहिर है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए दिया गया बयान है। ये कोई सुधार नहीं करना चाहते, इनकी मंशा कोई सुधार की नहीं है, केवल यह है कि किस प्रकार से जो है समाज को बांटा जाए। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की छवि खराब करना चाहते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जायरीन वहां पर आते हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा कि वहां पर इतनी पाक जगह पर इतने धार्मिक महत्व के स्थान पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं? यही बयान अगर कांग्रेस का कोई नेता दे देता, या हम किसी कोई नेता जो है हिंदू धार्मिक स्थल के बारे में देता, तो आज उत्तराखंड में क्या हो रहा होता है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की देखिए मंशा, राजनीतिक मंशा, जैसे शांति भाई ने भी बहुत अच्छे तरीके से शायरी के अंदाज में कहा, तो इन लोगों की मंशा पर जो है सवाल उठता है। आप देखिए करना चाहते हैं, आप सरकार में हैं, अगर आप कहीं भी सुधार करना चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो आप करिए ना। आप उसमें बयानबाजी का क्या मतलब बनता है? आप करके दिखा दीजिए मॉडल के उम्र साहब हमने ये कर दिया, ये सुधार किया, ये लाभ हुआ, तो तमाम आप उसको राजनीतिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से करेंगे रीना जी, तो निश्चित उसका हर स्तर पर विरोध होगा, इनको उसका विरोध झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। शांति जी, फाइनल कमेंट के साथ रखिए। धन्यवाद। देखिए रीना जी, पूरी डिबेट का लब्बो लबाब ये है कि उत्तराखंड में सरकार चल रही है, LIU है, मगर सूबे के मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। इस बयान के मतलब का अगर आप समझेंगे तो घूमकर बात वही आती है कि केवल राजनीति है, वरना अगर वहाँ गड़बड़ हो रही होती तो पिछले 5 सालों से ये सरकार जो है बिल्कुल नाकाम सरकार रही। दूसरी बात, जिस सरकार का शिक्षा मंत्री अपने रिश्तेदारों को नौकरियां बेच रहा हो, वो व्यक्ति अचानक कैसे मदरसों की चिंता कर सकता है? कहीं इसके पीछे भी नोट खाने की मंशा तो नहीं है? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सिद्ध आरोप है। उसके बाद जिनके नाम से यहाँ वोट पाई गई, मोदी जी के नाम से वोट पाते हैं, बाकी तो सारे नालायक हैं। अब उनके सपनों का भारत नहीं बन पा रहा, उनके सपनों की देवभूमि नहीं बन पा रही, कार्रवाई कौन करेगा? मोदी जी से बोलते हैं तो उनको ना बोलो,
इनको बोलते हैं कि यार ये तो सब बेकार हैं। इससे पता चलता है कि चुनाव नज़दीक है और ये बयान शायद इनकी नैया पार लगा दे, इस मंशा से ये बयान दिया गया है। और जिस तरीके की टाइमिंग के साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठते ही जो अपने ही कम्युनिटी के ऊपर आरोप लगाया, वो भी धार्मिक स्थल पर, उससे एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी है ये ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है, ये केवल सत्ता की है। सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी हद पे जा सकते हैं। और इनका चरित्र है पिछले 8 वर्षों का, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जब जब भारतीय जनता पार्टी की जनता में लोकप्रियता कम हुई, तब तब कोई बड़ी ठीक है। घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चिंता जब मुख्यमंत्री करते हैं तो तुला बराबर होनी चाहिए, वर्ग विशेष की नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड की। यदि बयान ये होता तो स्वागत होता, वरना हरिद्वार के चुनाव को देखते हुए बयान दिया ठीक गया, है। इसकी कोई कीमत नहीं। आमिर साबरी जी, फाइनल कमेंट रखिएगा। देखिए रीना जी, पहले तो हमारा सचिन जी से ये सवाल है कि इनको मदरसों की चिंता कब से होने लगी। और ये मदरसे के ये लोग, वो लोग मदरसे के सर्वे की बात कर रहे हैं कि जिनके नेता वैश्य वृत्त अड्डा चलाने में पकड़े जाते हैं, जिनके नेता बच्चा चोरी में पकड़े जाते हैं, अब वो मदरसे के सर्वे की बात करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। आपको याद होगा 1999 में गृह मंत्री रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने बराबर ये बयानात किए थे कि मदरसे आतंकवादी प्रशिक्षण का केंद्र है। उसके बाद जब उनसे सदन के अंदर ये सवाल पूछा गया तो फौरन वो मुकर्रर करने मेक इन इंडिया पूर्वक नहीं है। तो अब इनका दोहरा चरित्र तो ही तो समझ में आता है। और मदरसों, मैं इनसे साफ कहता हूँ कि आप मदरसों की चिंता छोड़ दीजिए, मुझे आपसे 4 आने नहीं चाहिए। देखिए रीना जी, एक बात साफ है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें और महीने भर बाद मुझसे हिसाब मांगे तो बात समझ में आती है। आपने 9 साल में मदरसों को 4 आने दिए नहीं, 6 साल उत्तर प्रदेश में सरकार बने हो गई आपकी, आपने कुछ दिया नहीं। उत्तराखंड में सेकंड सरकार आपकी चल रही, आपने कुछ दिया नहीं। और मदरसों के सर्वे की जांच की बात कर रहे हैं, तो नियत में तो ही से आप सवाल खड़ा होता है। ठीक है, और ठीक है। सवाल वाजिब भी है। ठीक है, ठीक है। सचिन जी, जल्दी से शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ रही है और सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज जो हमेशा कहता है कि हमारी ओर ध्यान कम दिया गया है, तो सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए सभी मदरसों की जांच पड़ताल करते हुए और जितने भी ऑथेंटिक उनके डाटे हैं उन सबको एकत्र करते हुए जो भी वहां पे कमी होगी उसको दुरुस्त की जाएगी और जो भी वहां पे आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मदरसों के सर्वे को लेकर अब यहाँ सवाल खड़े किए जाने लगे, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार की मंशा यहाँ पर शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार नहीं, बल्कि जो गतिविधियों और जो आरोप लगाए जा रहे थे यहाँ पर आतंकवाद से जोड़कर जिस तरीके से मदरसों को देखा जा रहा है, और यही कारण है कि इस पर सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से सर्वे के जो रिकॉर्ड हैं वो सामने आते हैं। नमस्कार।